तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक उस एरिया की जहाँ पे एक ज़माने में मर्दों का कब्ज़ा रहता था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कहो या क्राइम की दुनिया में या क्राइम से जुड़े हुए धंधों की दुनिया पे। लेकिन एक फील्ड ऐसा था, एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ औरतें हावी हो गई सब मर्दों के ऊपर। ये बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि एक काम जो मर्दों के लिए चुना गया था उसके पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया था मुंबई की औरतों ने। और उनको हम कहते हैं दारू वालियाँ। एक नहीं, सैकड़ों दारू के अड्डे चलाती थी औरतें पूरी मुंबई में। 70 के दशक से लेकर 60 के, एक्चुअली 60 से शुरू हुई मुंबई में। पूरे महाराष्ट्र में जो दारूबंदी थी उसके चलते हुए जो इलीगल घर की निकाली हुई दारू का जो चलन चालू हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ औरतों का रहा। दोनों, एक हाथ की निकाली हुई देसी दारू और इम्पोर्टेड विस्की या इंडियन मेड फॉरेन लिक्कर, इसके साथ जुड़े हुए बड़े इंटरेस्टिंग किस्से भी हैं। इन दारू वालियों में हमने पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ उन किस्सों की बात करेंगे जो शायद पहले डिस्कस नहीं हुए। दो बातें इसमें सबसे ध्यान देने वाली हैं। एक तो औरतें जिस धंधे को चलाती थी, दारू के धंधे को, उसमें पूरी ईमानदारी होती थी। ईमानदारी इन द सेंस के जिस किस्म की क्वालिटी का माल सप्लाई करने का वादा किया जाता था वो क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रखी जाती थी। और दूसरा, उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती थी जिस मिलावट का असर पीने वालों की सेहत पर पड़े। और दूसरा ये होता था कि इनमें किसी किस्म का कोई पैसे का लेन देन कभी गड़बड़ नहीं होता था। अब देखिए, लाखों करोड़ों की शराब रोज़ की बेची जाती थी। ना तो इन औरतों ने जिन लोगों को सप्लाई करते थे उनसे कभी ओवर चार्जिंग किया, ना ही जो लोग इनसे खरीदते थे उन्होंने कभी इनका पैसा देने में कहीं कोई चोरी चकारी नहीं की। और कोई इन सब औरतों का सवाए दारू बेचने के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, किसी का कोई गैंग नहीं था। जैसे इसी किस्म का काम जो मर्द करते थे, जैसे करीम लाला के बहुत सारे दारू के अड्डे थे, वर्धा राजन के लोग बहुत दारू के अड्डे चलाते थे, अरुण गवली के भी बहुत से लोग इस बिज़नेस में थे, लेकिन उनके साथ एक क्रिमिनलिटी जुड़ी हुई थी। वहाँ पे क्रिमिनल्स आके बैठते थे। जो एक इलाके से भाग के वांटेड हुए तो दूसरे इलाके में मिलने के अड्डे ज़्यादातर दारू के अड्डे ही हुआ करते। तो उसका कारण था क्योंकि जो भी आदमी दारू के अड्डे चलाता था उसका लोकल पुलिस स्टेशन में अच्छा होल्ड होता था। एक बड़ा लिमिटेड हफ्ता हर महीने पुलिस को दिया जाता था और उसकी वजह से पुलिस भी उनकी मदद करती थी। और हमने ऐसे केस भी मुंबई में देखे, जब कोई आदमी अपना धंधा छोड़ना चाहता था तो पुलिस उसको मना करती थी, मत छोड़ो, आप चलाओ, आपको कुछ कमी है, कुछ हफ्ता कम दे देना, बराबर नहीं चल रहा, लेकिन बंद मत करो। तो ये अजीब हालतें होती थी उस ज़माने में। और इसका सबसे बड़ा असर यही हुआ जो आजकल आप देखते हो। अभी पिछले दिनों बिहार में नकली गलत दारू पी के कितने 60-70 लोग मर गए। उसके पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसी किस्म का हादसा हुआ। गुजरात में अक्सर ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं जहां हाथ भट्टी की दारू पी के हज़ारों लोग आज तक मर चुके हैं। इसी तरह हरियाणा में एक बार दारूबंदी हुई थी, लेकिन जब एक बार हादसा हुआ तो वो दारूबंदी ख़त्म कर दी गई। अब इन औरतों के पास ऐसी क्या कोई हुनर था जो इतनी कामयाब हो गई। जैना भी दारू वाली का किस्सा आपने सुना। द इम्पोर्टेड विस्की, इंडियन मेड फॉरेन लिक्कर
जो बाहर से आती थी और लोकल प्रकेयर की जाती थी, उसकी सप्लाई हाई एंड क्लाइंट्स को करती थी और उसी के चलते उसकी दोस्ती हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदाराजन मुडलियार जैसे लोगों से पड़ी। उनके बराबर की कुर्सी पे बैठती थी और कई बार उनके आपसी झगड़ों को सुलझाने का काम भी करती थी। साथ साथ पुलिस की बहुत बड़ी खबरें भी थी, अंडरवर्ल्ड की खबरें देती थी, वांटेड मुलजिमों को पकड़ाने में पुलिस की हेल्प करती थी, और ये काम और भी लोग करते रहे। लेकिन जैनब वाज क्लास अपार्ट। इतने बड़े लोगों के साथ बैठना कोई छोटी बात नहीं होती अपने फील्ड में। उसी तरह बेला आंटी दूसरी सबसे बड़ी। एक मंत्री, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, आजकल भी मंत्री हैं वो, एक ज़माने में दारू का अड्डा चलाया करते थे चबूर इलाके में। साथ में जुए का क्लब भी चलता था। तो उस शख्स ने जब इलेक्शन लड़ी पहली बार, तो उसकी सबसे बड़ी मदद बेला आंटी ने की थी, जो ओरिजिनली गोवा की रहने वाली थी, लेकिन मुंबई के बाहर बाहर जो वसई बरार को सड़क जाती है, उसमें एक वर्सोवा एरिया आता है, गांव है। एक वर्सोवा मुंबई में है, 7 बेंगलोर के पास। एक वर्सोवा इलाका मुंबई के बाहर बाहर है। वहाँ पे क्रीक है, समुद्र का किनारा है, वहाँ उसका दारू का अड्डा चलता है। तो बेला आंटी के पास जो 60-70 गाड़ियाँ थी, जिनमें रोज़ दिन में कई ट्रिप लगते थे, दारू के पोटले भर के उन गाड़ियों से मुंबई भेजे जाते थे। उसने अपना धंधा बंद करके 10-15 दिन सब की सब गाड़ियाँ साफ करवा के, धुलाई करवा के, ताकि उनमें से दारू की स्मेल नहीं आए, वो उस मंत्री के इलेक्शन में दी थी। और वो आदमी इलेक्शन जीत भी गया। इसलिए नहीं कि बेला आंटी ने गाड़ियाँ दी थी, उसका अपना असर सूख भी था, लेकिन गाड़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो बेला आंटी ने प्रोवाइड की। और ये धंधा ऐसा था कि सैकड़ों हज़ारों लोग इन आंटियों के पास काम करते थे और इनके ऊपर भरोसा करते थे। आपको बता दें कि कुछ ऐसे खार डांडा में, वर्ली में, कोलाबा में ऐसे अड्डे थे इनको सब दारू वाले को आंटी कहते थे मुंबई की भाषा में। आंटी का अड्डा ये एक मशहूर बात हुआ करती थी। तो हर आंटी की अपनी एक फिक्स्ड क्लाइंटेल हुआ करती थी। आप हैरान हो गए, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी जो उनकी फिक्स चहेती आंटी होती थी, उसके अड्डे पे जाके पिया करते थे दारू। उसमें एक तो जो नॉर्मल दारू होती है, जिसको हम कह देते हैं घर की निकाली हुई, वो उसके साथ जो गोवा की आंटियाँ थी, ख़ास तौर के वो काजू और पेरू, अमरूद को पेरू कहते हैं वहाँ की भाषा में, तो काजू की शराब और पेरू की शराब ये साथ में बनाया करती थी। उनके अपने ही क्लाइंट थे, मजरू सुल्तानपुरी से लेकर सागर सरहदी, राजेंद्र सिंह बेदी, कोई ऐसे बड़े राइटर या क्रिएटिव लोग नहीं थे इंडस्ट्री के जो इन आंटी के अड्डों पे शाम की अपनी महफिल नहीं लगाते थे। अच्छी खासी इनके घरेलू रिश्ते बन जाते थे उस अड्डे वाली के साथ, जहाँ रोज़ जाके बैठा करते थे। इसी तरह बहुत से एक्टर, मिथुन चक्रवर्ती स्पेशली साइन कोलीवाड़ा में एक खास अड्डे पे और दारू पीने और मच्छी खाने आया करता था। इसी तरह वीरू देवगन, अजय देवगन का पिता, वो रेगुलर था कोलीवाड़ा के एक अड्डे में, इसी किस्म की देसी दारू पीने के अड्डे पे। इसी तरह बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए जो इन अड्डों पे आते थे। मैं याद है, रविंदर जैन एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके सेक्रेटरी थे तिवारी जी। वो बांद्रा में एक अड्डे पे बैठते जहाँ पे गोगा कपूर भी रेगुलर हुआ करता था। चेतनानंद के ऑफिस में काम करने वाले तीनों चारों लोग, भोलू पहलवान, जेके, लाभ सिंह, ये सब लोग बांद्रा एरिया में एक दूसरे अड्डे पे बैठा करते थे। अपना अपना टेस्ट था, अपने अपने पसंदीदा अड्डे थे। बहुत सारी फिल्मों में इन अड्डों के सीन लिए गए। बहुत सारे राइटर्स ने, ख़ास तौर पे मराठी राइटर्स ने इन अड्डों के बारे में कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, नावल लिखे और शॉर्ट फिल्म भी बनाई। ये एक
एक करिश्मा था इन अड्डों का, एक क्रेज़ था कि बड़े लोग भी जाके वहाँ पीने में कोई अपनी बेइज्जती या छोटापन नहीं समझते थे। इसी तरह जब रात को दारू की दुकानें बंद हो जाती थी, बड़ा रेगुलेटेड सिस्टम था मुंबई में। एक परमिट बनता था दारू का, जिसको हर साल रीन्यू करना पड़ता था। तो उसमें बेवड़े का नाम, मतलब शराब पीने वाले को बेवड़ा कह देते हैं। इसी तरह पंजाब में भी एक परमिट बनता है, उसमें भी इसी तरह लिखा होता है शराबी का नाम, शराबी के पिता का नाम, शराबी का आता पता, ये सब शराबी लिख के उसका परमिट बनता था। वो करते करते वो 3 साल का बनने लग गया, 5 साल का, और अब पूरी उम्र का परमिट भी बन जाता है। आज भी अगर आपको मुंबई में कोई शादी की पार्टी करनी है या कोई सेलिब्रेशन करना है किसी किस्म का भी, उसमें अगर आप लिकर सर्व करते हो किसी किस्म की भी, तो आपको एक स्पेशल 1 डे पार्टी परमिट लेना पड़ता है। उसकी फ़ीस है कोई 1000-1200, वो भर के आपको वो परमिशन मिल जाती है। उसके बाद जितनी बार्स हैं मुंबई में, जिनको परमिट रूम कहा जाता है, आपने देखा होगा मुंबई के बहुत से रेस्टोरेंट्स में जो बार होती है उसके बाहर लिखा होता है परमिट रूम। परमिट रूम में आप सिर्फ परमिट दिखा के ही शराब पी सकते हो। यहाँ तक कि हमारे प्रेस क्लब में भी अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको दारू नहीं दी जाती। तो जिनके पास परमिट नहीं है उनको 1 दिन का डेली परमिट लेना पड़ता है, जो पहले 5 रुपये का रोज़ का था, अब शायद 10 रुपये का हो गया है। वो 1 दिन का परमिट जो बाहर से मिल जाता है वो आप खरीदिए तो आप बैठ के शराब पी सकते हो। अगर आपके पास परमिट नहीं है और आपने पी ली, पकड़े गए, तो आपको सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी होता है। लेकिन अगर परमिट जेब में है, वो आपने निकाल के पुलिस वाले को दिखा दिया तो आपको छोड़ दिया जाता है। वो जिस तरह आपको एक वेपन रखने का, हथियार रखने का लाइसेंस मिलता है, उसी तरह इस किस्म का परमिट मुंबई में लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे जो परमिट रूम हैं उनके कई के लाइसेंस इसलिए कैंसिल हो जाते हैं कि जब वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है तो बहुत से लोगों के पास परमिट नहीं होता है। इसी तरह शराब खरीदने के लिए भी परमिट ज़रूरी है। ले दूसरी बात है कि कोई वाइन शॉप वाला आपसे परमिट मांगता नहीं, लेकिन अपने रजिस्टर में उन्होंने कोई 500-600 जितना उनका धंधा उसके चलते हुए रजिस्टर में परमिट नंबर लोगों के लिखे हुए हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं, तो उसके आगे एंट्री करते हैं तो कभी भी उनकी चेकिंग हो सकती है। अगर उन्होंने जो उनका स्टॉक चेकिंग जब होती है तो अगर परमिट रजिस्टर में एंट्री कम है और शराब की बोतलें ज़्यादा बेची हैं तो उनके ऊपर भी सीरियस एक्शन होता है। तो बड़ा टीडियस सिस्टम है। मुझे याद है एक ज़माना था जब दारू की दुकानें कुछ 7:30-8 बजे बंद हो जाती थी, और उसके बाद आपको रात को कहीं पार्टी करने का मूड बना, कोई मेहमान आ गए, कोई दोस्त आ गए, या कहीं और आपने सेलिब्रेशन पे जाना है, तो शराब नहीं मिलती थी। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है, अड्डे जो थे आंटी के अड्डे, वो तो पूरी रात चलते थे, कहीं तो सुबह 3-4 बजे तक। तो उसके लिए आपको खार और सांता क्रूज एरिया में कुछ आंटी लोग थी अपने घरों में सप्लाई लेके रखती थी, वो भी पुलिस के साथ मिली भगत में। तो मुझे याद है खार डाडा में ही एक बिल्डिंग थी पुरानी, उसके 3rd फ्लोर पे एक आंटी थी, वो ऊपर से रस्सी बांध के एक टोकरी नीचे लमकाती थी, बास्केट, उसमें आपको एक पर्ची डालनी पड़ती थी, आपको कौन सी शराब चाहिए। तो पर्ची हम लोग घर से लिख के जाते थे, लोग जिसको भी चाहिए होती थी कि मुझे रॉयल स्टैग चाहिए या जो भी कोई विस्की, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, किसी किस्म की भी इंडियन विस्की, उसका पर्ची के ऊपर लिख के रखना पड़ता था। फिर वो रस्सी ऊपर खींची जाती थी, टोकरी ऊपर जाती थी 3रे फ्लोर 4थे फ्लोर पे जहाँ भी था, वहाँ से उसके पर्ची के ऊपर जो हमने लिखा होता था 1 बॉटल या आधा बॉटल या क्वार्टर जो भी है, उसके साथ उसकी कीमत लिख के फिर टोकरी वापस आती थी नीचे। फिर उसमें आपको उतने पैसे रखने पड़ते थे, फिर वो पैसे ऊपर जाते थे, फिर उसमें बास्केट में, तो उस बास्केट जब वापस आती थी तो उसमें वो
जिस शराब का आपने ऑर्डर किया होता था उतनी क्वांटिटी में वो नीचे आ जाती थी, आप उठा के चले जाओ और वो टोकरी फिर वापस ऊपर चली जाती थी। तो ये बहुत से ऐसे अड्डे थे जहाँ पे रात को आपको इस तरह से शराब प्रोक्योर करनी पड़ती थी। इतनी मुश्किल के दौर में अगर आप दोबारा वापस उन आंटी के अड्डे पर जाएं, जब शराब मिलनी इतनी मुश्किल हो, तो जाहिर सी बात है कि आंटी के अड्डे और ज़्यादा चलते थे और वहाँ पे जो एक पर्सनलाइज सर्विस आपको मिलती थी, अंदर जाते ही जब आंटी आपका नाम लेके आपको बुलाती थी, अब तो आदमी को थोड़ा सा लगता था ये अपने घर जैसी बात है। तो ये एक माहौल की जो बात थी वो आंटी के अड्डों में बहुत फेमस थी और उसके चलते भी कई बार पुलिस की सख्ताई हो जाती थी। 3 चेक नाके मुंबई में एंटर करने के हैं, तीनों पे एक्साइज और पुलिस की ड्यूटी लग जाती थी, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने देनी दारू की। अब रोज़ की अगर सप्लाई नहीं आई तो अड्डे बंद हो जाते थे, लेकिन उसी दिन एक एमरजेंसी ब्रिगेड आंटियों का खड़ा हो जाता था। तो पोटले जो बस के, ट्रक के, टायर के, जो ट्यूब के जो बंडल बनाए जाते उसको पोटला कहते थे। तो पोटले में एक लिमिटेड दारू लेके सैकड़ों औरतें अपने पेट पे बांध के इस तरह पोज करती थी, दिखावा करती थी कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो वो पेट के साथ पोटले बांध के ऊपर से शर्ट से कवर करके या साड़ी से कवर करके उनको लोकल ट्रेन से लेके भेज दिया जाता था पूरे शहर में। और हर तीनों डायरेक्शन से जो नाके हैं उनके साथ से लोकल ट्रेन भी बाहर से मुंबई शहर के अंदर आती है। तो तीनों चारों रूट, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन, तीनों में ये हज़ारों औरतें अपने अपने इलाके से वो पोटले पेट पे बांध के लोकल ट्रेन में सफ़र करके जितनी सप्लाई हो सकती थी वो कवर करती थी, इमरजेंसी सप्लाई। और 1-2 दिन के बाद फिर पुलिस की सख्ती खत्म हो जाती थी और फिर उसी तरह चलता रहता था। और पोटले की सबसे ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। रोज़ के इतने ट्यूब्स इकट्ठा करना, उनको एक साइज में काटना, एक तरफ से उनको बांधना, दूसरी तरफ से दारू डाल के फिर उसको बांधना, ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता था। तो एक आर्मी ऑफ यंग बॉयज़, कुछ 12-13-14 साल के लड़के वो एम्प्लॉय किए होते थे। वो इन दारू के अड्डों से खाली ट्यूब जो जिसमें से दारू निकाल ली जाती थी, वो खाली ट्यूब इकट्ठी करके साइकिल के पीछे बांध के या हाथ गाड़ी के बांध के उनको वापस दारू वालों के पास पहुंचाया करते थे। और उनको नौमी 1-2 रुपये 3 रुपये एक ट्यूब के पीछे दे दिए जाते थे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वो खाली ट्यूब इकट्ठे करते करते इतने सालों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली और आज अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में सेट हैं। तो दोस्तों, इस किस्म की किस्से कहानियाँ शीला आंटी, बेला आंटी, सुंदरी आंटी, मरियम आंटी, एंटोपिल की अम्मा, तो ये सब आंटियाँ इतनी मशहूर थी अपने आप में, एक उनका सेलिब्रिटी स्टेटस भी था। तो दोस्तों, इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।